Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pelania and I welcome you to School Z, India's first online school. हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 which is synthetic fiber and plastic. आप लोग 6th में पढ़ के आए हो कि कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, क्या होता है फाइबर, फैब्रिक, ये सारी चीजें आप पढ़कर आ चुके हो। आपने पढ़ा था आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फाइबर्स। 7th में आपने नेचुरल फाइबर्स काफी डिटेल में पढ़े हैं, जैसे कि आपने वुल पढ़ा है, कैसे वुल प्रोड्यूस होता है, शेयरिंग, स्काउरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सिल्क का कंप्लीट आप लाइफ साइकिल पढ़ के आए हो। आज हम इस क्लास में आपके इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की और एक एडिशनल टॉपिक की हम डिस्कशन करेंगे जो कि है हमारा प्लास्टिक। बहुत मजा आने वाला है, रियल लाइफ की चीजों से हम इसको रिलेट करेंगे। कोई भी कॉपी, किताब, पेन खोल के रखिए, छोड़ दो अभी के लिए, कहानी सुनो। बस एक 10-15 मिनट की ये कहानी है, पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसको डिटेल में फिर हम करेंगे चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर एक ऐसा फाइबर जो हमें नेचर से नहीं मिलता है, एक ऐसा फाइबर जो इंसान के दिमाग की देन है, एक ऐसा फाइबर जो इंसान ने बहुत सारी दूसरी प्रोसेसेस से प्रोड्यूस किया है खुद से। इसकी 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा रेयॉन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी इसकी हम पढ़ेंगे नाइलॉन। तीसरा इसका हम एग्जाम्पल करेंगे पॉलीएस्टर एंड एक्रिलिक। ओकेज ओकेज, ठीक है। अब पॉलीएस्टर से मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया नहीं है पॉलीमर और मोनोमर के बारे में। सबसे पहले कोई भी चीज ऐसी आप पढ़ें उससे पहले जरूरी है कि आप मोनोमर समझें। इसके लिए आपको एक मोती इमेजिन करना होगा, एक पर्ल, एक गोल मोती इमेजिन कीजिए, वो हमारा मोनोमर है। बेटा क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपका एक मोनोमर है और इस मोनोमर जैसी बहुत सारी मोनोमर मिला के आपने एक चेन बना दी जिसको हमने कह दिया पॉलीमर। समझे? ये एक पॉलीमर की चेन हो गई, इसके आगे और भी कनेक्शन हो सकते हैं। अब इसी पॉलीमर की चेन की अगर आप लेयर्स को कनेक्ट कर दे आपस में तो आपका कपड़ा बन जाएगा या फिर आपका एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहां से मैंने कनेक्शंस बिठा दी, अब ये एक जाल सा बन गया है। ये जाल जो है इसी को हम कहेंगे क्या, इसी को हम कहेंगे एक सिंथेटिक फाइबर। समझे आप सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? एक मोनोमर लिया, उसको अपने ही जैसी बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी यूनिट्स से कनेक्ट कर दिया तो वो बन गया एक पॉलीमर। और पॉलीमर की अलग अलग लेयर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो बन गया हमारा एक मटेरियल या फिर एक सिंथेटिक फैब्रिक। समझे आप? सो ये था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी टॉपिक की। अब रेयॉन की बात करते हैं। रेयॉन को क्या कहते हैं? रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क। आपके जो फुटमैट वगैरह बने हुए होते हैं वो जनरली रेयॉन के बने हुए होते हैं। जाके फुटमैट को टच करके देखना, आर्टिफिशियल सिल्क आपको मिलेगा वहां पे। सेकेंड जो कैटेगरी हमने पढ़नी थी वो थी नायलॉन। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक मतलब अमेजिंग सब चीज है जो इंसान ने बनाई है। नायलॉन स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। इसीलिए नायलॉन को हम यूज करते हैं किस चीज को बनाने में? पैराशूट्स बनाने में, ठीक है। बुझे? पैराशूट्स बनाने में या फिर रोप्स बनाने में, यानी रस्सियां बनाने में। स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या? नायलॉन। थर्ड जो कैटेगरी हमने पढ़नी थी वो थी पॉलीएस्टर की और एक है ये एक्रिलिक की। ये आपको कहने का मतलब एक आर्टिफिशियल ऊन जैसा एक मटेरियल होता है। आपकी बहुत सारी इनफैक्ट जिस चीज को आप ऊन समझकर पहन रहे हैं उसमें 100% वुल नहीं होता। 100% वुल काफी एक्सपेंसिव आता है, लेकिन इन चीजों को सस्ता करने के लिए, जो आप कपड़े पहनते हैं इन्हें सस्ता करने के लिए इनमें एक मिलावट की जाती है। आर्टिफिशियली इंसान की बनाई हुई एक चीज मिलाई जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीएस्टर एंड एक्रिलिक। ओके, ये एक ऐसा एक ऐसी मतलब चीज है, ये कंसेप्ट ऐसा है ये एक कि ये सस्ता तो बहुत है, ड्यूरेबल भी बहुत है, इसकी वजह से ऊन हमारी काफी सालों तक चलती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, अगर इसमें आग लग गई तो ये पिघल के इंसान के शरीर को ही चिपक जाता है। इसीलिए कभी भी किचन में काम करते हुए आप देखेंगे कि जो समझदार लोग होते हैं वो पॉलीएस्टर या एक्रिलिक यानी प्लास्टिक जिसमें होता है, जिस कपड़े में प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल होता है, उसे नहीं पहनेंगे। क्योंकि अगर आपने वो कपड़ा पहन लिया और आपके कपड़ों में आग लग गई तो वो कपड़ा
पिघल कर आपके शरीर से चिपक जाएगा। कॉटन जो होता है वो अगर उसमें आग लग भी जाती है, पहली बात तो कॉटन में आग लगना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर प्योर कॉटन में आग लग भी जाती है तो वो अपने आप में ही जल के राख बन के शरीर से दूर हो जाता है। डैमेज तो होगा, शरीर को नुकसान होगा, पर इतना नहीं होगा जितना ये पिघल के चिपक कर। मतलब आपने प्लास्टिक देखा है कभी जलता हुआ? अगर आपने कोई पन्नी देखी है जलती हुई तो आप देखेंगे कि वो पन्नी, इतनी बड़ी पन्नी, पिघल के सिर्फ इतने से एक जगह पर जाकर जलना शुरू हो जाती है। बहुत देर तक चलती रहती है, 10-15 मिनट तक। अगर सोचिए इंसान के शरीर पे एक ऐसी चीज है जो प्लास्टिक की तरह जलती है, तो वो यूं का यूं शरीर से चिपक कर शरीर को 10-15 मिनट तक जलाता रहेगा। डैमेज सोचिए कितना ज्यादा होगा। सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो पॉलिएस्टर या फिर एक्रेलिक आप समझ गए, काफी अच्छी चीज है ये अगर ध्यान से यूज की जाए तो। किचन वगैरह में आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी फैमिली में कोई से पहनता है तो ना पहने, उनको आप सजेस्ट करें, उन्हें भी पता चले भाई बच्चे हाँ पढ़ाई करते हैं। ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है प्लास्टिक्स का। नाउ प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक सोचते ही दिमाग में आएगी क्या? पॉलीथीन। लेकिन वो प्लास्टिक की एक कैटेगरी है। ठीक है, प्लास्टिक्स हमने मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। क्या क्या है वो कैटेगरीज? यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब थर्मो शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय थर्मो? थर्मो शब्द अगर कहीं पे भी आ जाता है, थर्म शब्द आ जाता है, तो वो हमेशा टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चीज होगी। थर्मो का मतलब ये है कि ये जो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, ये टेम्परेचर अगर इसको दिया जाए, इसको अगर गर्मी दी जाए तो ये एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक अलग तरह से रिएक्ट करेगी। यानी प्लास्टिक को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, किस बेसिस पे? कि वो हीट को यानी गर्मी को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, अगर आप उन्हें गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो उनके चांसेस हैं कि आप उन्हें दोबारा से शेप देकर दोबारा से एक पन्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन पर फिर गर्मी का, हीट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। समझे आप? तो थर्मोप्लास्टिक में फिर आगे हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया। ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है, पॉलीथीन। ठीक है, ये देखिए पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन को मिलाकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीमर होता है वो क्या है? एक यूनिट के कई बार रिपीटेशन है। तो यहाँ पे मोनोमर हो गया हमारा इथीन, और उसी को हमने बार बार रिपीट किया है तो हमारा बन गया पॉलीथीन, जिसको आप कहते हैं पॉलीथिन, पॉलिथिन। इस तरीके से आप उसको डेली यूज में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पॉलीइथीन या फिर पॉलीथीन। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जांपल हो गया हमारा पॉलीथीन। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका पीवीसी। जिस चीज के आपके घर के जो पानी वाले पाइप्स हैं वो बने हुए होते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी हम दो एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है इसका बेकलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, और दूसरा इसका एग्जांपल है मेलामाइन। इस पे हमारा फोकस रहेगा बेकलाइट पे। बेकलाइट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आपके घर की कुछ चीजें बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि जनरली जो बिजली के स्विचेस होते हैं, वो जो स्विच है एक्चुअली जो बोर्ड में लगता है वो जनरली बेकलाइट का बना हुआ होता है। उस पर गर्मी का इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? ऐसी चीजें जिसमें बिजली के तार दौड़ रही है, अगर बिजली के तारों में कुछ दिक्कत आ गई, वहां पे बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है, बहुत हैवी गर्मी पैदा होगी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जिसके कारण वो यूं की यूं जो चीज है वो मेल्ट होकर आग लगा सकती है। इसीलिए अगर यहाँ पे ये तार का कनेक्शन हमारा कर रखा है हमने, तो हम इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी चीज से जो कि गर्मी की वजह से पिघलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट। तो बेकलाइट आपको जनरली ऐसी चीजों में मिलेगा जो कि हम नहीं चाहते कि गर्मी की वजह से पिघले। फॉर एग्जाम्पल आपके किचन के जो भी बर्तन है, उनके जो हैंडल वगैरह है, पतीली वगैरह का हैंडल, वो जनरली बेकलाइट का बना हुआ होता है ताकि वो हैवी गर्मी में भी पिघले नहीं। अब बेकलाइट का एक ड्रॉबैक क्या है? ये इस तरीके से बना दिया गया है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। अगर आपके घर में वो एक पतीली है जिसका हैंडल टूट गया है, वो अगर तो टूटा हुआ आपने फेंक दिया, उसका कोई दोबारा यूज नहीं हो सकता।
इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। लेकिन थर्मोप्लास्टिक का क्या है बेनिफिट, क्या है कि आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट अगेन। अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक पुरानी पन्नी है जो आप अब यूज नहीं करते, वो रिसाइकिल हो जाएगी, रीयूज हो जाएगी, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीयूज्ड। अब प्लास्टिक्स के हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्लास्टिक आप यूज करते हो, हर चीज में प्लास्टिक है। मैं तो कह रही हूँ इस पेन में भी प्लास्टिक है जो मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रही हूँ। इवन इन दिस पेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, इन दिस शर्ट देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो प्लास्टिक हमारी लाइफ का इतना एक अटूट हिस्सा क्यों बन गया? वाई? रीजन है ड्यूरेबल है प्लास्टिक, बहुत जल्दी से खराब नहीं होता, ठीक है। सेकेंड रीजन है इट इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है। थर्ड रीजन क्या है? गर्मी की वजह से इतनी जल्दी नहीं पिघलता, ठीक है। फोर्थ रीजन क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं हो सकती, गर्मी इतनी जल्दी उसके थ्रू पास नहीं हो सकती। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर कहीं पे बिजली है, अगर मान लीजिए एक बोर्ड पे बिजली दौड़ रही है, मैंने अगर प्लास्टिक का ग्लव पहन के उसको हाथ लगाया है तो वो करंट मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ग्लव है जो मैंने प्लास्टिक का पहन लिया है, ये उस बिजली के और मेरे हाथ के बीच में एक इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर ऐसी चीजें होती हैं जिनमें से बिजली या गर्मी पास नहीं होती। जैसे आपके किचन का किसी पतीली का हैंडल, वो भी क्या है? एक इंसुलेटर है, वो गर्मी को आपके हाथ तक नहीं पहुंचने देता। समझे आप? इस तरह से मैं कह रही हूँ कि प्लास्टिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन प्लास्टिक आज के दिन हमारी एक तरीके से सोच लीजिए सबसे बड़ी कंसर्न भी है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स इतने ज्यादा हम डेली लाइफ में यूज करने लगे हैं, इतना रिलायबल हो गए हैं हम प्लास्टिक्स के ऊपर, कि वो वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है आज के दिन मैनेज करने के लिए। प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ओशंस में, यूं के यूं ऐसे कुछ किलोमीटर्स के एरियाज बन गए हैं जहां पे प्लास्टिक तैरता रहता है, ओशन लाइफ मर रही है। आप अगर मेनलैंड इंडिया में हो तो आपको प्लास्टिक के कचरे के कूड़े के पहाड़ दिखाई देंगे। दिल्ली जाइए आप, दिल्ली में आपको दिखेगा पूरा कूड़े का पहाड़ है और उसके ऊपर गार्डन वगैरह बना रखे हैं। सोचिए अगर उस कूड़े में कहीं ना कहीं नीचे कोई रिएक्शन हो गया, किसी दिन ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा? लॉस होगा ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसी तरह से हर सिटी में आपको दिखेगा, शहर का जो मेन एरिया है उसके बाहर आपको पहाड़ दिखेंगे कचरे के। वो इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो समय के साथ गलती नहीं, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है वो? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेयर शुड आई राइट? यहाँ नॉन बायो डिग्रेडेबल। जैसे आप किचन में जो आपका कूड़ा निकलता है, चाहे वो कोई छिलका हो गया, फ्रूट्स का छिलका हो गया, या फिर कोई बचा हुआ खाना हो गया, वो वेस्ट क्या है? वो बायोडिग्रेडेबल है। इट इज बायोडिग्रेडेबल, यानी वो कुछ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने के अंदर गल के यूं का यूं एनवायरमेंट का हिस्सा बन जाएगा। बट प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो गलने में हजारों साल का समय ले सकती है, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और वो हमारे जो लाइफ टाइम है उसमें तो एटलीस्ट गलने वाला है नहीं। इट इज गोइंग टू स्टे देयर। जो भी आप प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो वो धरती पे ही रहेगा, वो गलने वाला नहीं है। वो धरती पे क्या कर रहा है? वो धरती पे कूड़ा बढ़ा रहा है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इट इज एडिंग टू द वेस्ट जो हम इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसीलिए प्लास्टिक आर नॉट वेरी प्रेफर्ड, बट क्योंकि उसकी बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसीलिए हमें कुछ आर को फॉलो करना चाहिए, फ्यू आर्स, जैसे कि रिसाइकल, रीयूज एंड जो भी है देख लेना, रिसाइकल, रीयूज और ये 5-6 चीजें हैं। ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए कि मान लीजिए रिड्यूस, घर पे अगर आपके प्लास्टिक आ रहा है तो उसको रिड्यूस करो आप, ठीक है। जो प्लास्टिक आ गया है उसे रिसाइकिल करो खराब होने के बाद। और ये सारी कुछ बातें हैं जिन पर अगर हम फोकस करेंगे तो वी कैन बी बेटर सिटीजन्स, बेटर ह्यूमन बींग्स, एंड वी कैन बी अ लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम कुछ डिसीजंस लेते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल दैट इज इन दिस चैप्टर फॉर यू। इस चैप्टर में इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ एक एक इक्की दुक्की बातें हैं, सिंगल सेंटेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, जो मैं चैप्टर रीडिंग के टाइम पे कवर कर दूंगी। एज एन ओवरव्यू आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर फॉर यू। सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। So beta, this was all for this class. This class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।